बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का आज के इस विशेष प्रोग्राम में। और आज हम आए हैं नजफगढ़ में, नई दिल्ली के नजफगढ़ में स्प्रिंगफील्ड्स कॉन्वेंट स्कूल में। और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ के बच्चे भी मौजूद हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर टीपी सिंह जी से, जो कि डायरेक्टर हैं इस स्कूल के। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इनका। और कार्यक्रम में आप लगातार देख रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जी को, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और हर बार हमारे साथ हमारे हर कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की शान बनकर रहते हैं। तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अगले पैनलिस्ट जो हैं वो हैं मिस प्रतीक्षा शर्मा जी, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और अब बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की, जो कि हैं मिस्टर विशाल मित्तल जी। तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे आज के अगले पैनलिस्ट जो हैं वो हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिस्टर राहुल जी। तो इनका स्वागत कीजिए। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिस रवीना यादव जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे अगले पैनलिस्ट जो हैं वो हैं साइंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिस्टर संदीप कुमार जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनके पास, डॉक्टर टीपी सिंह जी, और जानते हैं कि उनका हमारे बच्चों से, यहाँ बैठे दर्शकों से और साथ ही साथ आप दर्शकों से क्या कहना है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हम एक कैरियर, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, इन पर फोकस कर रहे हैं इस बदलती हुई दुनिया में, जहाँ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। निश्चित नहीं है कि कल क्या जॉब होने वाली हैं। आप जानते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, कारें बिना ड्राइवर्स के चलने वाली हैं, ट्रेन बिना ड्राइवर के चलने वाली हैं, रोबोटिक सर्जरी रोबोट्स कर रहे होंगे डॉक्टर के बजाय, सेना में हो सकता है रोबोट लड़ रहे हों, हो सकता है बहुत सारे किसानों के में वहाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स काम कर रहे हों, ड्रोन से दवाई छिड़की जा रही हों। तो बहुत कुछ बदलने वाला है अगले 20 सालों में। और इंडिया उस जगह है इस समय जहाँ बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है, फंक्शनिंग है। हमारी बहुत शानदार वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी है, बहुत शानदार लीडरशिप है जो बहुत तेज़ी से डिलीवर कर रही है, बहुत एस्पायरेटिंग इंडिया है, हमें दिखा रहा है कि हम कहाँ जा सकते हैं। वो ख्वाब हैं, वो सपने हैं, और ये सारा आपके लाइफ टाइम में होने वाला है और इसको आप एंजॉय करने वाले होंगे। तो इसको आज बहुत ध्यान से आप अपना इस प्रोग्राम में अपने मन की क्वेरीज को पूछिए। थोड़े सारे एक्सपर्ट करेंगे, बात आपको समझनी होगी सारी। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ कि हमारा हार्डवेयर इंपोर्ट क्रूड से भी ज़्यादा है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो हमें देखना होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या कर रहे हैं। सिमिलरली ये हम आज दालों का आयात करते हैं, जबकि कृषि प्रधान देश हैं। तो एग्रीकल्चर को वी कैन नॉट इग्नोर। मेरा निवेदन है आप लोगों से है कि हम शहर में बैठे हुए हैं, बट गांव हमारी आत्मा है। तो गांव में शिक्षा और शिक्षा में गांव, ये कहाँ है, इस तरह को हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरा तो बहुत लंबी बात हो सकती है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़े से इशारे कर रहा हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदलेगा अगले 20 सालों में, 30 सालों में। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी एक बड़ी ज़बरदस्त चुनौती रहने वाली है। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से बदल रहा है, उस तरह से प्रोफेशंस बदलेंगे, ऑक्यूपेशंस बदलेंगे। हम आमतौर पर जॉब्स के लिए सारा प्रयास करते रहते हैं शिक्षा स्कूलों में, जबकि जॉब्स केवल 15% लोगों के लिए होते हैं। 85% लोग नौकरियां नहीं करते, अपना काम कर रहे होते हैं। और तो उनकी तरफ हमारे ध्यान जाना है। आपका जो ये स्कूल है उसका चिंतन यही है कि हम बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करें। काम तो वो कुछ भी कर लेगा, बहुत अच्छे इंसान बनाएं और रेडी टू लाइफ करें। तो अभी हमारे साथ यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनसे हम प्रश्न ले लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या दुविधाएं पैदा हो रही हैं। तो पहले हम चलते हैं बच्चों की ओर। माय नेम इज सौरभ अनवर। माय क्वेश्चन इज कॉमर्स इज गुड चॉइस फॉर करियर? वेरी गुड क्वेश्चन शौर्य, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही सेम सवाल ऐसे बहुत से बच्चों के मन में आते हैं, लेकिन बच्चे हेजिटेशन की वजह से उसको पूछते नहीं हैं।
तो ये बहुत अच्छा किया बेटा, आज आपने ये सवाल पूछा, जिससे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डाउट्स क्लियर होंगे। कॉमर्स क्यों चुनना चाहिए, या कॉमर्स अच्छा है या नहीं? कॉमर्स बिल्कुल अच्छा है। कॉमर्स एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फील्ड है, इन दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। You can go with taxation, you can go in auditing, you can also go in insurance, you can also work with finance, you can do BBA, MBA and many more things. So it is one of the best field and you can even choose that. My name is Rakshit and my doubt is which career is good in commerce? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चार्टेड अकाउंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट में जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको CPT क्वालिफाई करना पड़ता है, वो है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, उसके बाद आपके 1 by 1 IPCC लेवल 1, लेवल 2 एंड आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कुछ बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट में ऐसा होता है कि ये थोड़ा टफ तो रहता है बच्चों के लिए, अगर वो उसमें आगे फर्दर नहीं जा पाते हैं तो यू हैव मैनी मोर अदर लाइन्स, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी। बस यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो फील्ड, मतलब आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। यू आर गुड इन मैथ्स तो आप मैथ्स में फर्दर जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फाइनेंस में भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव मैनी मोर अदर अपॉर्चुनिटीज़। So myself Bhavya Sinha. So I have a question. I am very interested in learning Korean language. Are there any career opportunities in that field for me? Bhavya, thank you for the question, and it is very common and very interesting question which comes in every student's mind कि वो दूसरी लैंग्वेज परस्यू करना चाहते हैं, इधर इट इज़ कोरियन, जापानीज़। जैसे आप कोरियन में आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है आपका, तो आप जो है टूरिस्ट गाइड बन सकती हैं, आप ट्रांसलेटर बन सकती हैं, एम्बेसी में काम कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो है बैचलर्स कर सकती हैं, जो कि JNU से करवाई जाती है, या फिर JMI से करवाई जाती है, या फिर IGNOU से भी इसका बैचलर्स होता है। तो आप वो परस्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आप एज अ टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, एज अ ट्रांसलेटर बन सकते हैं। तो अब चलते हैं किसी और स्टूडेंट के पास और जानेंगे उनका प्रश्न क्या है। Hello sir, my name is Karan. My question is that I am very interested in learning English, but I don't like literature that much. What career opportunities do I have? Become an anchor. You can go into journalism, media, or you can do debates. You can write your thoughts, articles and publish in newspapers. Okay, these are the options. You can also become a tourist guide. Yes, and आप उसमें घूम भी सकते हो, आपको घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो एज अ टूरिस्ट गाइड जो है आप उनको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप आगे चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं समझ पा रहा था कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि आपको इंग्लिश तो पसंद है लेकिन लिटरेचर पढ़ना नहीं चाहते। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज पसंद है और उसकी डेप्थ में आप नहीं जाना चाहते, तो उसका रिजल्ट जो आप चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो जैसे आप लोगों के स्कूल्स में स्टार्टिंग हो जाती है ASL की, सो उसमें आपके असेसमेंट होते हैं, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग सारा आपका क्लियर होता है। तो आप अपनी इंग्लिश अगर पसंद है तो उसके साथ साथ अपनी लिसनिंग और राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करिए, और ग्रेजुअली आप धीरे धीरे छोटे छोटे उससे अपना काम शुरू करें। अगर आप मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो उसको डिवाइड कर लीजिए, तो कम पढ़िए लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ताकि ग्रेजुअली आपकी रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाए और आप उससे अपना बेहतर कैरियर ऑप्शन चुन सकें। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ऐड करना था। करण, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मेरा इंटरेस्ट लैंग्वेज में है या नहीं। देखिए, लिटरेचर में, लैंग्वेज में आप केवल अपने गांव में जाते हैं, बिहार में जाते हैं कहीं, और एक यात्रा वृत्तांत आप लिख देते हैं आकर, ट्रेवलॉग, ये आपकी राइटिंग स्किल को प्रमोट करता है। और इसमें कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना, ऑब्जर्वेशन किया और रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलरली अगर आप डायरी राइटिंग करते हैं, आपने एन फ्रैंक की डायरी तो दुनिया भर में
पॉपुलर हैं, कितनी कॉपीज़ उसकी बिकी गई है, कितनी रॉयल्टी उस पब्लिशर को आ गई होगी। सिंपल लिखती है बैठ के शाम को, मेरा आज ये मन हुआ, प्रिय डायरी में आपको ये लिखना चाहता हूँ। तो देखिए, तो राइटिंग की तरफ जा सकते हैं लैंग्वेजेस में। उसके बाद में आपका नेचुरली इंटरेस्ट आएगा लिटरेचर में। लिटरेचर के बिना लैंग्वेज पूरी होती नहीं है। लिटरेचर के अंदर लैंग्वेज है या लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर है, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि लैंग्वेज पहले आई या लिटरेचर पहले आया। तो अल्टीमेटली आपका लिटरेचर में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। My name is Adarsh Kumar Thakur. My doubt is what are the top institute for mathematics in India? देखिए, अगर हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें इंडिया में तो फर्स्ट वन इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, ये हमारा मुंबई में है। उसके बाद हमारा चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आप अपना मैथमेटिक्स में अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स को फील कर सकते हैं, उसको कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं, ताकि जो है मैथमेटिक्स के फील्ड को आप और आगे लेके जा सकें। तो अब चलते हैं दूसरे स्टूडेंट के पास और जानेंगे उनका क्या प्रश्न है। My name is Sanya and my question is that, sir, what are the placement opportunities for the mathematics students? सानिया, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैथमेटिक्स के फील्ड में काफ़ी सारी हैं। हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे भी आप जस्ट लाइक इसरो, ठीक है ना, NDRDO, वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी मिलेंगी। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वहाँ पे एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, है ना, एंड फाइनेंस मैनेजर, सो ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। एज अ स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और जानते हैं अगले बच्चे के मन की दुविधा को। My name is Aryan. My doubt is that after 12th, what can I do for the PhD in mathematics? Because my dream is to go in the mathematics field. PhD जो है, अगर हम इसको देखें तो ये होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, है ना। और जैसा कि आपको PhD में आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स से करने का, तो उसके लिए आपको पहले आफ्टर 12th एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ताकि एक अच्छे कॉलेज में से आप जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। वो मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स, जस्ट लाइक MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड MSc इन मैथमेटिक्स, ओके। उसके बाद फिर आपको एक एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेट, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उस एग्ज़ाम के थ्रू जो है आपको काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया था, टिफ़र है हमारा, CMI है, ISI है, तो इनमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा फॉर दी PhD। हमारे पैनलिस्ट साथी ने जो जर्नी आपकी PhD करने की है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की। मैं उसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है, आप सर ने जैसे बताया कि आजकल मार्क्स के बेस पे नहीं है, आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आप उस टेस्ट के बाद में कॉलेज में एडमिशन मिलता है आपको। अपनी ग्रेजुएशन के बाद में आप लोग मास्टर्स करते हैं। अब यहाँ पे एक चेंज आप लोगों के सामने आया है कि आप ग्रेजुएशन 4 ईयर की करना चाहते हैं या 3 ईयर की करना चाहते हैं। तो वो एक अलग अमेंडमेंट हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अगर आप 4 ईयर की वो करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें 3 साल आपका रेगुलर ग्रेजुएशन है और 4th ईयर में आपका रिसर्च पार्ट आ जाता है, पर्टिकुलर किस एरिया में आप आगे मास्टर्स करना चाहते हैं। तो जब आप मास्टर्स करने की बात करते हैं तो फिर आपको 4 ईयर करने के बाद में 1 साल का ही मास्टर्स करना पड़ेगा, और अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका नेट क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप नेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट का जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अभी PhD कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको PhD भी हो। तो वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। अगर नेट JRF क्वालिफाई कर जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो,
तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐड मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, जिसके ब्याह पे आप रिसर्च कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इंडिया में तो हमारे डीएनए में मैथमेटिक्स रहा है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सभी आईआईटीज़ में मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी हमारी ब्रांचेज हैं, डेवलप्ड डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पीएचडी तक भी होती है। यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे डेवलप्ड डिपार्टमेंट्स हैं। आप केवल अपने इंटरेस्ट को ज़रा परस्यू करिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत डिटेल में आपको बताया कि कैसे हम 3 इयर्स और 4 इयर्स में चुनाव कर सकते हैं। तो कैरियर्स मैथमेटिक्स में भरे पड़े हैं, आप केवल फोकस करिए और आगे बढ़िए। हेलो, आई एम निखिल। मेरा डाउट है कि जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें करियर ऑप्शन क्या होते हैं? वेरी गुड निखिल, आपका जो क्वेश्चन है ये और बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आपने बोला कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज करना चाहते हैं, पहले हम कोर्सेज पे चलते हैं, देन आफ्टर वी आर मूविंग ऑन करियर ऑप्शंस, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम आफ्टर 12th देखते हैं, इफ़ वी वांट सम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज, तो हम डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, 6 मंथ लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं जो 6 मंथ के होते हैं, बट इन दैट वी नीड आवर फुल इनपुट। 6 मंथ के कोर्सेज में आप लैंग्वेजेस सीख के खुद उनको इम्प्लीमेंट करना सीख सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं आप, बीटेक, एमटेक, MCA, BCA, BCom, ये कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। बट इनके लिए आपको जो मेन बेस्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। बट इसके लिए भी है क्या, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, लाइक इन DU, आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन आपके पास गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है, AIEEE का आप एग्ज़ाम, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आफ्टर 12th। जो हमारे पास एक टाइमिंग होता है आफ्टर 12th, वहाँ पर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी इन ऑल द सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। तो आप एक एंट्रेंस टेस्ट देते हो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जहाँ पे आपको एक रैंक सिक्योर करनी होती है, एक पोजीशन सिक्योर करनी होती है, और आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बट उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना होगा। देन आफ्टर अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर आपको अपनी स्टडीज़ को फर्दर आगे मूव ऑन करना होता है। अगर आप बीटेक स्ट्रीम में जाते हैं, राइट, तो आपका जो फर्स्ट ईयर है बच्चा, उस फर्स्ट ईयर में आपके पास कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट होते हैं, आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर आप एनालाइज, वहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आपको CS नहीं लेनी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको मैकेनिकल में जाना, आप मैकेनिकल में जा सकते हैं। आपको कंप्यूटर साइंस ना लेके आपको IT फील्ड लेनी, आप IT फील्ड में जा सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट ईयर होता है वो हमें मज़े के लिए नहीं होता है कि हम गए, हमने कॉलेज इंजॉय किया, नहीं, वो वहाँ पे अपनी एफिशिएंसी देखनी है। आपको देखना है कि आप किस स्ट्रीम में जा सकते हो, वहाँ से आपको अपना आगे का करियर चूज़ करना होता है कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। देन आफ्टर आपको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है, वहाँ पर भी सेम लैंग्वेजेस फिर भी बाद में आएंगी। आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना पड़ता है कि अब आपको किस फील्ड में आगे मूव करना है, आपको हार्डवेयर फील्ड में जाना है या आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है। इफ़ यू सेलेक्ट सॉफ्टवेयर तो हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, राइट। नवाडेज जो मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज हमारी मार्केट में है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में यूज़ हो रही है, दैट इज़ पाइथन। तो आपको लैंग्वेजेस सीखनी होंगी, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, अपना क्रिएटिव माइंड लगाना होगा, सॉफ्टवेयर्स बनाने होंगे। और अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाते हो तो आपका करियर बहुत अच्छे स्कोप पे आगे जाने वाला है। तो ये आपके पास कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप वेब डेवलपर बन सकते हो, आप वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। अलग बड़ी बड़ी कंपनीज, स्कूल या अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जहाँ पे आप उनकी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में भी वेब डेवलपर का रोल कर सकते हो अगर आप कंपनी में वर्क कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप
एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन के तो भी आप अपने घर बैठ के भी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। आप वीडियो गेम डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर होता क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर बनते ही मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाता है कि लोगों के पास पहुंच गया, नहीं, पहले उस पर टेस्टिंग होती है। तो उसके लिए भी अलग अलग पर्सन्स होते हैं, उनकी अपनी खुद की फील्ड होती है। तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टर की फील्ड में भी आप वहाँ जा सकते हो। आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, बड़ी पोस्ट है। वहाँ पे क्या है कि आप जितना आप वर्क करोगे सेम आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, आप बाहर निकलोगे, मार्केट में जाओगे, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे जैसे आप जाओगे कुछ नया सीखोगे। माय नेम इज शांत। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि फिर हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम पे हिंदी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए बेटा, आपने पूछा कि इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो क्या हिंदी रहेगी या नहीं रहेगी। सबसे पहली बात तो ये हिंदी थी, हिंदी है और हिंदी रहेगी। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में रही, जब हम भारतीय हैं तो हमारे लिए सर्वोपरि हमारी भाषा हिंदी है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है कि आपकी हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप देखें तो स्कूल्स में पहले 8वीं कक्षा तक बच्चे संस्कृत पढ़ते थे, अब 12th क्लास तक के बच्चे संस्कृत पढ़ने के लिए वो अपना एज ए लैंग्वेज उसको चूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हिंदी की इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री में तो एटलीस्ट कम नहीं होगी, उसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज ही होगी, डाउन नहीं होगी। वो एक एडिशनल पार्ट हो सकता है कि अदर लैंग्वेज हम लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है, बट हिंदी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। My name is Dipanshu Sharma. My question is, what career comes under science stream? अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें और करियर्स की बात करें तो कुछ ट्रेडिशनल करियर्स हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, ये एवरग्रीन है, ये पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो अगर हम इसमें इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर्स में भी काफ़ी ब्रांचेस आती हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर लो, मैराइन इंजीनियर्स लो, या फिर आप कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट करियर्स बनाते हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट फील्ड में हो या नॉन गवर्नमेंट फील्ड्स में हो। अगर इसके अलावा जो हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें, अगर कुछ नई चीज़ों की बात करें तो जैसे बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें आपकी दो फील्ड मिलके बनती हैं, बायो प्लस केमिस्ट्री। तो ये दोनों मिलके जो फील्ड बनाती हैं, अगर इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देखे जाएँ तो जो मेडिसिन फील्ड हो गई आपकी, इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जिसमें भी आपकी बायो प्लस टेक्नोलॉजी दोनों मिलके काफ़ी सारे फील्ड्स बनाते हैं। तो बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सब्जेक्ट्स से आपसे बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में आप मेनली देखोगे जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें आपका जो आपका यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम बायोकेमिस्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके न्यू चीज़ें हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी भी है, जैसे मान लो अभी हम शिफ्ट करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल से मॉडर्न फ्यूल में, तो आजकल जो पेंट है वो पेंट आपका ऐसा भी आता है जिसको पेंट लगाने से आप जो सोलर एनर्जी बाहर से आती है उसको आप कैप्चर कर सकते हो उसमें। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी में आपका इंक्लूडेड रहता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी चीज़ों की, जैसे कि डाटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, तो डाटा एनालिस्ट भी आप इसी के अंदर बन सकते हैं। इसके अलावा डाटा साइंटिस्ट भी इसमें कवर होता है, जिसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है डाटा का। उसके अलावा अगर मेडिकल फील्ड में बात करें तो मेडिकल फील्ड में भी आपके अलग अलग स्कोप्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप बात करो, आजकल जो पर्सनस हैं, लोग हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड है तो हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं। तो उस फील्ड में आप देखोगे कि जो आपके डाइटिशियन हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने लगा आजकल, क्योंकि डिजीज़ वगैरह भी काफ़ी आजकल देखा ही है हमने, इंक्रीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो फूड एनालिस्ट है वो आपके चेक करते हैं कि आजकल एडल्ट्री वगैरह जो हैं, फूड में जो मिलावटें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे बचने के लिए भी फूड एनालिस्ट जो है उसकी गवर्नमेंट में भी काफ़ी पोजीशंस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इसी के अंडर जो फूड सेफ्टी जो है हमारी वो इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। हर साल अगर देखा जाए तो
जो आपके मिठाई वगैरह होती है उसमें काफ़ी केसेस आते हैं इस चीज़ के। इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी एडवांस जो है टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, जिसमें आपके फूड एनालिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये आपके कुछ हैं, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज़ वर्षा। मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे हम अपने माइंड में बहुत अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जब बोलते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, अटक अटक के बोल पाते हैं, अच्छे से नहीं बोल पाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली हर एक एज ग्रुप में ना बच्चों के साथ ये सिचुएशन आती है कि आप चाहते हैं लेकिन आप उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है, कभी जानने की कोशिश की आपने कि आपके अंदर किस तरीके का डर है, आप किस तरीके से शाय फील करते हैं? आपके पीयर ग्रुप जो आपके साथी हैं वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर कौन सी चीज़ें ऐसी हावी हो जाती हैं कि आपको रोकते हैं, आपके हर्डल्स बनते हैं? कभी जानने की कोशिश की? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अपने मन में ये ठान लेंगे कि मुझे ये काम करना है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। दूसरी बात, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं ये निर्णय ना करें, बोलें पहले। अगर आपके इंग्लिश टीचर हैं या आपके हिंदी टीचर हैं, आपने देखा होगा कि जब आप परिवार में रहते हैं और जब आपका बचपन बीत रहा होता है तो अब आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलते हैं, उनमें कहीं एरर भी आते हैं, ग्रामेटिकली तो आप साउंड नहीं होते उस टाइम, लेकिन ग्रेजुअली आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी जो आप लोगों को ये बताते हैं कि नहीं ये ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो वो आपका मजाक नहीं बना रहे, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से बोलें। अगर आप माइंड में कैलकुलेट करते रहेंगे और अगर आप अपनी साउंड में नहीं लेके आएंगे चीज़ों को, तो आपका करेक्शन कैसे होगा? सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप ठीक सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? सो सबसे पहले आप अपनी टंग को क्लियर करिए कि आपका फ्लो आना चाहिए। बोलने से पहले आप सोचते रहेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर बोलेंगे तो उसमें आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। और हमारे साथ जेन्युइनली क्या होता है कि हम लोग पहले हिंदी सोचते हैं, हिंदी को माइंड में कैलकुलेट करते हैं, फ्रेम सेट करते हैं हिंदी का सेंटेंस, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती है। जब इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जाएगी तो आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आएगी ज़रूर। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंग्लिश को आप ट्रांसलेट करते वक्त इंग्लिश की जो टर्म्स हैं उनको माइंड में रखें और उस हिसाब से बोलना शुरू करें। अपने टेंसेस क्लियर हों, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आप सेंटेंस फॉर्मेशन गलत कर भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को डिटर्मिनेट करना है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलूँगी और डेफिनेटली मैं बोल के रहूँगी। सो वो आपका एक भाव होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सीखना चाहते हो और करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बोल लेंगे। तो सबसे पहले आपको ही अपने आप पे काम करना पड़ेगा कि आपने अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ना शर्माना है, और आपकी वीकनेस तभी निकलेगी बाहर जब आप अपनी तरफ से एफर्ट शुरू कर देंगे। सो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, देयर इज़ नो इशू इफ यू विल थिंक अबाउट इट, so you will improve yourself definitely। दर्शकों, सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, क्योंकि अगर जुनून होगा तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, और यदि आप सीख पाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बात के साथ मैं आज स्प्रिंगफील्ड कॉन्वेंट स्कूल नजफगढ़ नई दिल्ली से विदा लेती हूं और मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब हम होंगे किसी और स्कूल में और वहाँ पर मिलेंगे वहाँ की फैकल्टी से, साथ ही साथ वहाँ के स्टूडेंट से आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुभारती टीवी, और मुझे भी देखते रहिए, यानी कि अपनी दोस्त रीमा को अपना विशेष ध्यान रखिएगा और मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।